KSG कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और अब हम अध्ययन करेंगे महाराणा फतेह सिंह। इनका जो शासनकाल रहा था वो रहा था 1884 से 1921 ऑब्लिक में आप 30 लिख लेना। दरअसल ये क्या थे कि इन्होंने अपना जो राजभार था वो 1921 में छोड़ दिया था, लेकिन इनकी मृत्यु 1930 में हुई थी। ये बाबा जी बन गए थे, अंत में संत बन गए थे। तो 8-9 साल ये जीवित तो रहे, लेकिन इन्होंने राजकार्य नहीं संभाला, तो इनकी जगह इनका बेटा संभालेगा। तो अपन 1921 मैंने इसलिए लिख दिया कि इन्होंने शासन यहाँ तक ही किया था। 30 इसलिए लिख दिया क्योंकि इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनके बारे में देख लो। पहली चीज़ इसके ऊपर याद रखना, मेवाड़ का पहला राणा जिसकी ताजपोशी में, मतलब जब ये राजा बना था ना, जिसकी ताजपोशी में भारत का जीजी, ताजपोशी में लॉर्ड डफरिन उपस्थित हुआ। ये इनके ऊपर याद रखना है। ये मेवाड़ का पहला राणा माना जाता है। अच्छा, दूसरा चीज़ और याद रखना, 1889 में वाल्टर हितकारिणी सभा का गठन हुआ और इसका आयोजन उदयपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ? उदयपुर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाराणा फतेह सिंह ने। अध्यक्षता महाराणा फतेह सिंह ने की। अब ये क्या था? वाल्टर कृत हितकारिणी सभा क्या थी? इसको देख लो। देखो, ये जीजी था अपने राजाओं के दरबार में हुआ करते थे। पीए कौन होते थे? पीए। और पीए सूचनाएं किसको भेजते थे? एजीजी को। किसको भेजते थे? एजीजी। एजीजी का मुख्यालय, एजीजी कहाँ बैठता था? अजमेर। गर्मियों में, सर्दियों में अजमेर बैठता था, और गर्मियों में जब ज़्यादा गर्मी लगती थी तो एजीजी माउंट आबू चला जाता था। कहाँ चला जाता था? माउंट आबू। एजीजी के ऊपर होता था जीजी। कौन होता था? भारत का गवर्नर जनरल। और जीजी सूचनाएं देता था किसको? ब्रिटिश पीएम को। लेकिन ब्रिटिश पीएम को काटा और उसकी जगह डायरेक्ट क्या कर दिया? ताज। क्या कर दिया? ताज। 1800 एक्ट में। ठीक है। तो जब जीजी ताज को डायरेक्ट सूचना देगा तो वो वायसराय के रूप में देगा। कौन से रूप में देगा? वायसराय। बात समझ आ रही है? यानी ताज से डायरेक्ट कोई ऐसे नहीं मिल सकता कि कोई भी चलता उलता मिल लिया, कोई भी जाके मिल लिया। नहीं, ताज से कोई वायसराय होगा वही मिल सकता है। राजा या राय ऐसे मिल सकता है। तो या तो पीएम सूचना दे या ये सूचना दे। तो इसका पद वहां पे कार्य कर रहा था, वायसराय पद। समझ आएगा? इस सापेक्ष में नहीं था। तो महाराणा फतेह सिंह ने इसकी अध्यक्षता की और ये एजीजी ने वाल्टर कृत हितकारिणी सभा का कर गए। उस समय राजस्थान का जो एजीजी था उसका नाम था जनरल वाल्टर। क्या नाम था? जनरल वाल्टर। तो उसने सभा गठित की थी, वाल्टर कृत हितकारिणी सभा। कौन सी सभा? हितकारिणी सभा। इसे ये कहते हैं वाल्टर। एजीजी वाल्टर था उस टाइम, तो अजमेर में बैठता था। ये क्या था? उस समय शादी बहुत ज़्यादा करते थे, तो एकल विवाह पर जोर दिया गया। किस पर जोर दिया गया? एकल विवाह। ये राजाओं में सुधार के लिए, जैसे कन्यावध पर रोक। किस पर रोक? कन्यावध पर रोक। इसके अलावा शादियों में दहेज जो दिया जाता था लड़कियों को, उसकी वजह से मारा जाता था, तो उस पर रोक। ऐसी कई चीज़ें थी। और इसमें 41 सदस्य राजा, जो 41 राजा थे वो सदस्य थे। 41 राजा क्या थे? इसके सदस्य थे। तो ये आपको याद रखना है। और इन्होंने याद रखना कि इन्होंने वास्तव में इस चीज़ को अपनाया है भी। ये मेवाड़ का पहला राणा था जिन्होंने अपनी पहली पत्नी के निधन के बाद में ही दूसरी पत्नी से विवाह किया, जिन्होंने एकल विवाह को अपनाया था। वो पहला राणा था। इससे पहले और इसके बाद में ऐसा कोई उत्पन्न नहीं हुआ। बाद में तो खैर हुए ही, लेकिन ये पहला राणा था जिन्होंने एकल विवाह को अपनाया और पहली पत्नी की मृत्यु के बाद में दूसरी से क्या किया? विवाह किया। ये 2-3 चीज़ें। अच्छा,
एक चौथी चीज़ इसके बारे में याद रखना कि अब इसका जो संबंध है हम अंग्रेजों के सापेक्ष में देखते हैं कि अंग्रेजों से इनका क्या संबंध था। अंग्रेजों की एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि ताजपोशी में भारत का गवर्नर जनरल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनका संबंध मजबूत था, तभी आया होगा। दूसरा हमने ये देखा कि एजीजी वाल्टर ने हितकारिणी सभा गठन किया और इसने अध्यक्षता की। अब इसके अलावा तीसरा इसका जो संबंध था मेवाड़ राणा उनसे अंग्रेजों से, तो देखो इसके समय महारानी विक्टोरिया का पुत्र था, महारानी विक्टोरिया उसका पुत्र था जिसका नाम था ड्यूक ऑफ कनाट, ड्यूक ऑफ कनाट, और उसका नाम था प्रिंस अल्बर्ट। क्या नाम था? प्रिंस अल्बर्ट। तो ड्यूक ऑफ कनाट, प्रिंस अल्बर्ट। कनाट का ड्यूक था। ड्यूक वहाँ ड्यूक होते हैं अपने जैसे राजा होता है, तो राजा अपने बेटे को क्या बना देता है? राव। क्या बना देता है? राव। तो जैसे शाहपुरा का राव, वैसे ही वो कनाट का क्या था? राव था। समझ आएगा? उसका नाम था प्रिंस अल्बर्ट। प्रिंस अल्बर्ट यहाँ घूमने के लिए आया, उदयपुर घूमने आया। कहाँ घूमने आया? उदयपुर घूमने आया। और जब उदयपुर घूमने आया तो उसकी याद में महाराणा फतेह सिंह ने एक बांध का निर्माण कराया। कौन से बांध? एक बांध का निर्माण कराया। उस बांध का नाम रखा कनाट बांध। कौन सा बांध? कनाट बांध रखा। और उनसे फीता कटवाया, भाई आप फीता काट दो, इसका उद्घाटन कर दो। प्रिंस अल्बर्ट ने उसका फीता तो काट दिया, फिर उन्होंने कहा कि आप इसका नाम फतेह सागर बांध रख लो। तो इसका नाम फिर बाद में जाके कौन सा पड़ गया? फतेह सागर बांध या कनाट बांध, ये एक ही है। तो प्रिंस ऑफ अल्बर्ट यहाँ घूमने आया था, जो महारानी विक्टोरिया का पुत्र था। एक चीज़ आपको याद रखना। और फिर प्रिंस अल्बर्ट ने जब ये घूम के गया था वापस, यहीं पे उल्टा जब जा रहा था, तो यहाँ पे इन्होंने जयपुर में जयपुर म्यूजियम की स्थापना की थी। अल्बर्ट हॉल सुना है ना? अल्बर्ट हॉल, जयपुर में अल्बर्ट हॉल की स्थापना की थी। ये प्रिंस अल्बर्ट उस समय घूमने आया था। तो अभी तो ये यहाँ घूम रहा है, और अपन जब जयपुर का इतिहास पढ़ेंगे तो अपन वहाँ घुमाएंगे उसको। समझ आएगा? क्योंकि ये उदयपुर की ट्रिप पहले ही करके जा चुका है यहाँ से। तो एक तो ये याद रखना। नेक्स्ट देखो, इसके अलावा महारानी विक्टोरिया का पुत्र ड्यूक ऑफ कनाट यहाँ पे आया था। एक चीज़ याद रखना, 1903 में जॉर्ज एडवर्ड पंचम, तो 1903 में जॉर्ज एडवर्ड, ये पंचम नहीं, ये सप्तम है। जॉर्ज एडवर्ड सप्तम के ताजपोशी का कार्यक्रम हुआ था, जिसका नाम रखा गया था यहाँ पे दिल्ली में रखा गया, जिसका नाम रखा गया दिल्ली दरबार। अब देखो राजा, एक राजा बन रहा है, तो अन्य जो राजा हैं उसको बधाइयाँ देंगे। तो बधाइयाँ देने के लिए हिंदुस्तान के राजा जाते हैं और उसको गिफ्ट विफ्ट दे के आते हैं। जैसे अपन बर्थडे पे देते हैं, वैसे राजाओं का वही उत्सव होता है। हमारा तो हैप्पी बर्थडे होता है, राजाओं का राज तिलक का डे होता है। तो दिल्ली दरबार हुआ, और दिल्ली दरबार में ये भाग लेने जा रहा था। तो भाग लेने जा रहा था उस समय केसरी सिंह बारट ने, किसने? केसरी सिंह बारट ने 13 सोरठे लिखे। कितने सोरठे लिखे? 13 सोरठे लिखे, जिन्हें कहते हैं चेतावनीरा चुंगट्या। चेतावनीरा चुंगट्या कहा जाता है, बड़े प्रसिद्ध थे। चेतावनी होती है, अपन किसी चेतावनी देते हैं, धमकी मेरी चेतावनी में अंतर होता है, सचेत करना। चुंगटे होते हैं जैसे वो चीज़ें जो यूज जब किया जाता है त्वचा को, तो ना तो हंसी आती है और ना गुस्सा आता है। हंसी और गुस्सा दोनों आता है, ठीक है, वो बुरा भी लगता है और अच्छा भी लगता है। तो वैसे ही थे। और उसमें एक दोहा मैं आपको बता देता हूँ। घन घलिया घमासान, राणा सदा रहो निडर, देखता फरमान, फतमल किम हलचल फतमल हुए। किम हलचल फतमल हुए। तो घन घलिया घमासान, बहुत से घमासान युद्ध लड़े गए हैं। राणा सदा रहो निडर,
मेवाड़ का जो राणा है वो हमेशा कैसा रहा है? निडर रहा है, बिना डरे रहा है। देखता प्रमाण हलचल किम फतमल हुए। कि देखता फरमान, फरमान देख के और फिर हे मेवाड़ राणा फतेह सिंह तेरे अंदर क्या हलचल कैसे उत्पन्न हो गई? मेवाड़ का राणा कभी किसी के दरबार में नहीं गया और तू उनका वंशज है इसलिए तेरे को उस दरबार में। तो 13 ऐसे प्रकार के सोटे लिखे थे और उनको देखते ही वो बीच में से वापस आ जाता है और ये बड़ा क्रांतिकारी चीज़ है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत बार पूछा गया। चेतावनी रा चुंगटा किसने लिखा था? केसरी सिंह बारठ ने। कुल मिला के 13 दो हैं, एक दुआ मैंने लिख दिया। इस प्रकार आप लिख के फिर आप लिखोगे तो ये आपको थोड़ा अच्छा रहेगा। इसके अलावा 1911 में भी दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा। किसके द्वारा? ये तो सम्राट एडवर्ड सप्तम था, सम्राट एडवर्ड सप्तम, ये जॉर्ज पंचम था। तो जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 में। और ये 1911 में आया था वहाँ पे दिल्ली में और सभी लोग वहाँ उपस्थित हुए और दिल्ली में आके और उन्होंने 2-3 घोषणाएं की थी महत्वपूर्ण। पहली घोषणा तो ये की थी, पहले हमारी राजधानी जो अंग्रेजों की राजधानी थी वो बंगाल थी, कलकत्ता। क्या थी? कलकत्ता। 1911 में हमारी राजधानी कलकत्ता से कहाँ आई थी? दिल्ली। ये याद रखना, 1912 में स्थानांतरित हो गई थी पूरी तरीके से, लेकिन 1911 के दिल्ली दरबार में इन्होंने घोषणा की थी क्या आज के बाद में राजधानी दिल्ली रहेगी। तो 1911 तक अंग्रेजों की राजधानी कौन सी थी? कलकत्ता। तो कोलकाता से राज्य कर रहे थे वो, 1911 के बाद में आए थे। तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया। उस समय सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम। और जॉर्ज पंचम जब आया था तो समुद्री रास्ते से आया था और समुद्री रास्ते से आया तो उसके स्वागत के लिए मुंबई में एक अच्छा सा बढ़िया सा गेट वेट बनाया गया, पधारो हमारे देश ऐसे लिखा गया उसमें। और आज भी उसके दरबार में उसके स्वागत में जो गेट बनाया गया था उसे कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। उसके स्वागत के लिए बनाया गया। किसके स्वागत के लिए? जॉर्ज पंचम और उनकी जो पत्नी आई थी उनकी स्वागत के लिए बनाया गया था। तो दिल्ली दरबार में भाग लेने गए, लेकिन वही उनकी बातें याद आ गई, इसलिए दरबार में उपस्थित ना होकर केवल स्टेशन से मिलके वापस लौट गए। उपस्थित ना होकर जीजी से स्टेशन पर मुलाकात कर वापस लौट गए। ये आपको याद रखना, उपस्थित नहीं हो बल्कि वापस ही लौट गए। तो ये दो चीज़ें तो इनके बारे में देख ही लेना कि एक तो एडवर्ड सप्तम के समय भी वापस आ गए थे और गवर्नर जनरल को बोले कि यार मेरे को कोई इमरजेंसी काम है, घर पे मैं भूल के आ गया और मैं अभी जाता हूँ, फिर बाद में आ जाऊँगा, ऐसे वैसे कह के और झूठा नाटक करके बीच में से वापस आ जाते हैं। तो 2 बार ये बीच में से आ जाते हैं, 1911 और 1903। ये 2 चीज़ें याद होगी आपके। अच्छा याद रखना, इनके समय 1899 में एक अकाल पड़ा था जिसे कहते हैं छप्पनिया का काल। कौन से निया का काल? छप्पनिया का काल। याद है आपको? ये त्रिकाल था, त्रिकाल। छप्पनिया क्यों कहते हैं? देखो क्योंकि विक्रम संवत में 1899 में 57 जोड़ दो। विक्रम संवत हमेशा कितना साल आगे रहता है? 57 साल। तो विक्रम संवत ये ईस्वी सन की बात हो रही, तो 57 जोड़ दो 1956, तो 56 में पड़ा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? छप्पनिया का काल। बात समझ आएगी? एक तो याद रखना, यानी विक्रम संवत जो है ना अपना हिंदू कैलेंडर, वो इससे 57 वर्ष आगे रहता है ईस्वी से। अभी जो चल रहा है ना उसमें कितना साल जोड़ना है? 57। तो छप्पनिया का काल कहते हैं। और ये अब तक का पूरी धरती पर अपने हिंदुस्तान में पढ़ाया गया सबसे बड़ा काल माना जाता है। इसे त्रिकाल कहते हैं। त्रिकाल, त्रिकाल जानते हो? 3 काल यानी तीनों लोग, अन्न, जल और चारा, तीनों की कमी हो जाए,
कई कालों में तो अन्न की कमी होती है, कई में किसी होती है जल की, और पशुओं के लिए खाने के लिए चारा भी नहीं था। तो अन्न, जल और चारा, ये त्रिकाल पड़ा था बहुत भयंकर, तो इसी के समय पड़ा था। और एक चीज और याद रखना, 1899 में ही, इनके समय ही राजस्थान का पहला किसान आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। सॉरी, 1897 में, 1897 में राजस्थान का पहला किसान आंदोलन, जिसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन का सूत्रपात इनके समय हुआ था। यह भी आप रट लेना। तो राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कहां हुआ था? बिजोलिया। और बिजोलिया कहां है? भीलवाड़ा में। अच्छा बताओ, बिजोलिया रियासत, बिजोलिया किसको दी गई थी? अशोक परमार को दी थी, राणा सांगा ने। किसने दी थी? राणा सांगा। राणा सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया रियासत दी थी। तो ये बिजोलिया का ठिकाना दिया था, ये भी याद रखना, पहली बार हुआ था। इसके बाद में लास्ट में याद रखना कि इन्होंने 1921 में राजकार्य छोड़ दिया। राजकार्य अपने पुत्र भूपाल सिंह को सौंप दिया। अपने पुत्र किसको सौंप दिया? भूपाल सिंह को सौंप दिया। और ये बिल्कुल सन्यासी जैसे रहने लग गया। और लास्ट में जाके 1930 में उनकी क्या होगी? मृत्यु। तो आपको यही याद रखना है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, और इनका कार्यकाल 1921 से 1948 तक रहा। इनके बारे में देख लें। सबसे पहले चीज, मेवाड़ का पहला राणा, मेवाड़ का पहला राणा जिसने अपने पिता के जीवित रहते हुए शासन कार्य संभाला। पिता के जीवित रहते हुए क्या संभाला? शासन कार्य संभाला। ठीक। हालांकि दूसरा था, पहला तो अपना अमर सिंह जो था, महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह, वो भी संधि करके बैरागी बन जाता है बाबा जी, और उसका पुत्र जो करण सिंह था वो संभालने लग गया था। लेकिन वो कहीं ना कहीं साइन वाइन तो करता था, तो साइन ही नहीं करता था। 1921 के बाद में इसके किसी भी राजपत्र पर इसके अधिकार साइन नहीं है। और जब ये महाराणा भूपाल सिंह राज युवा अवस्था में था, तो उस समय 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छुड़ा था। और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने के लिए गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में 1914 में अंग्रेजों की सहायता के लिए मेवाड़ लांसर्स, कौन सी सेना का? मेवाड़ लांसर्स नामक सैन्य टुकड़े का गठन किया। मेवाड़ लांसर्स, और इसका गठन करके और युद्ध में भाग लिया। और इससे बड़ा खुश हुआ सम्राट जॉर्ज पंचम, इससे खुश होकर, और KOIC की उपाधि दी इन्हें। खुश होकर सम्राट जॉर्ज पंचम ने इन्हें KOIC, नाइट ऑफ इंडियन कमांडर की उपाधि दी। ये आपको याद रखना है। ये पहले हो गया था जब ये राजा बना था, उससे पहले इसमें कोई ज़्यादा प्रश्न खास आता नहीं। इसके ऊपर आ सकता है मेवाड़ का अंतिम राणा। मेवाड़ का अंतिम राणा कौन था? भूपाल सिंह। ये प्रश्न आ जाता है। राजस्थान का महाराज प्रमुख, इन्हें जब एकीकरण चल रहा था, सारे राजस्थान को एकीकृत कर रहे थे, तो इनको महाराज प्रमुख का पद दिया गया था। किसका पद दिया गया था? महाराज प्रमुख का पद दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें जो आपको याद रखनी है। लास्ट में मेवाड़ जब अपना कंप्लीट होता है, तो इसके लिए, इसकी शूरवीरता के लिए एक प्रसिद्ध दोहा है जो आपको लिखना। अगर कोई भी राजा आ जाता है, आप RS की तैयारी कर रहे हो, तो आप उसके साथ ही लिखना चालू करना शूरवीरता के लिए। शूरवीरता के लिए मेवाड़ में जो है सूअर का शिकार बड़ा प्रसिद्ध है। पहले के ज़माने में महाराणा प्रताप तो प्रतापी यशस्वी राजा थे, तो शेर का शिकार करके लेके आते थे।
लेकिन बाद में फिर राजा कमज़ोर होने लग गए, तो वो किसका शिकार करने लगे? सूअरों को, बेचारे को उनकी उल्टी दशा आ गई। तो अब सूअर को बड़ा दुख होता था कि यार अपने को कभी भी कोई भी आता है मार के चला जाता है, मंदिर का घंटा समझ रखा है। तो सूअर अपनी पत्नी को कहता है, उसकी पत्नी का नाम होता है, सूअर की पत्नी को कहते हैं बुंडन। क्या कहते हैं? बुंडन। तो कहते हैं कि चलो अपना यहाँ से छोड़ के चलते हैं मगरा क्षेत्र को। मगरा पहाड़ी क्षेत्र को कहते हैं उदयपुर में। किसको कहते हैं? पहाड़ी क्षेत्र। कि अपन मगरा को छोड़ के चलते हैं और दूसरी जगह चलेंगे, आराम से रहेंगे। तो उसमें ये कहा जाता है कि मगरा छोड़ू हूँ नहीं, बुंडन मत बिलमाए, शेला मगरा झेल स्यूं, मरण बढ़ाई माए। मगरा छोड़ू हूँ नहीं, बुंडन मत बिलमाए, शेला मंगरा झेल स्यूं, मरण बढ़ाई माए। मगरा छोड़ू हूं नहीं, मगरा पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहते हैं? मगरा। मगरा छोड़ू हूं नहीं, मगरा नहीं छोड़ूंगा। बुंडन मत बिलमाए, बुंडन कहते हैं किसको? मादा सुअर को। कि मादा सुअर बिलमाने की, वो चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं वो छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। शेला मंगरा जेल स्यूं, शेला, शेल कहते हैं भाले को। किसको कहते हैं? भाले को। मेरे मंगरे यानी पीठ पे जेलूंगा, मरण बढ़ाई माए। इस धरती पे अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी मोक्ष और गति हो जाएगी। तो इस प्रकार वहाँ का जो सुअर है वो ही इतना प्रतापी होता है। तो फिर वहाँ के साहसी राणाओं का तो क्या कहना। तो अगर किसी की शूरवीरता के बारे में जाए तो इस डायलॉग के साथ आप शुरू करो। ठीक है, इस प्रकार अपना मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।